हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब में करियर पर। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है रिसेंट में। तो हम मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके आगे वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। भले ये क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी विश्लेषण करके एनालाइज करके लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो ये प्रैक्टिस नंबर 1 सेट 1 है। उसका मैं डेली, जब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चलता रहेगा, जब तक मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा, आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें वही चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके पेपर में एज ए डिट्टो या हो सकता है आपको वैल्यू चेंज होकर देख सकते हैं, लेकिन आपको टाइप वाइज इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा। बाकी एक दो वीडियो में आपको नहीं जज कर पाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ, जो बच्चे पहले पेपर देखे हैं उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन हमने भी रिव्यू लिया है, तो उन्होंने ये इसी तरीके की सारी चीजें बताई हैं, तो मैं उसी भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए, हम इधर उधर की टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन को प्रेस करके भी रखे, और मैं दोबारा वेलकम करना चाहूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। चलिए, मैं सीधा क्वेश्चंस पे चलूंगा। मैंने इस पे लिख भी रखा है, दिल्ली पुलिस मैथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अब समझ सकते हो एक्सपेक्टेड का मतलब है, अब ये तो नहीं कहूंगा यही आएगा, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अप्रोच क्या होगी हमारी, क्या तरीका रहेगा करने का, ये चीज मैं सारी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और मैं ये चाहता हूँ, अगर आप बाद में क्लास लेते हो तो पहले, अगर मैं क्वेश्चन आ रहा है तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करिए, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्शन देयर वर थ्री कैंडिडेट राम, रमेश एंड गणेश. Ram received 48% vote and Ramesh received 36% of votes. If the total number of votes polled by 14,000, find the number of votes received by Ganesh. ये कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं, राम, रमेश और गणेश। राम को 48% वोट मिले और रमेश को 36% वोट मिले। यह तो कुल वोटों की संख्या 40,000 है। तो बताइए गणेश को कितने कितने वोट मिले, ठीक है। इस सवाल को हम करेंगे। आपको पता है, कोई भी चीज या कोई भी काम होता है 100% होता है। तो 100% यानी कि हमारे पास वोट पड़ी है, ठीक है। 100% वोट पड़ी है, लेकिन उनकी संख्या कितनी दे रखी है सवाल में, आप बोलोगे 40,000, ठीक है। 40,000। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1% की वैल्यू कितनी आई है, 400। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये कह रहा है राम को, एक राम है और रमेश, राम को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, आप बोलोगे 48% वोट मिल रहे हैं, ठीक है। और रमेश को कितने मिल रहे हैं, आप बोलोगे 36% वोट। और बेचारे गणेश को अभी कोई पता नहीं है, गणेश, ठीक है। इसका हमें कितने परसेंट वोट मिले ये निकालना है, लेकिन हमें इतना भी पता है कि टोटल वोट परसेंट के अंदर 100% मिला, ठीक है। ये हम ऐड करेंगे, 8 से 14, 4 से 7, 8, यानी कि 84%। और यहाँ पे गणेश का हमें चाहिए, तो ये मैंने निकाल लिया 100%। इसको मैं एक लाइन में भी करना मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से हम कहेंगे कि गणेश को कितने परसेंट वोट मिले, 16% वोट। जब गणेश को 16% वोट मिले, 1% की वैल्यू आपकी 400 है, तो 16% की कितनी आएगी आपकी, आ जाएगी 6400, ठीक है। तो कितना आएगा 6400, या हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई करोगे तो 6400% आ जाए, सॉरी 6400 वोट मिली है। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक से बताया। अगर हम इसको एक लाइन में अप्रोच कैसे करते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचने का नजरिया आप अच्छा सा रखेंगे, क्योंकि राम और, ये मुझे लिखने के लिए इसलिए बताया कि आपको समझ में आया। अगर मैं इसको नहीं लिखता, राम और रमेश को हमें पता है 48-36%, 84% होता है 100 में से, हमें देखो इसको एक लाइन में कैसे करें, 100 माइनस ये 48 और 36 मुझे जोड़ने की जरूरत है, 84। तो इतना मुझे पता था, 60% मुझे गणेश के परसेंट मिल गए। एक की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 400, और 16 की निकालते हम तो ये 400%, यानी कि 1600 वोट गणेश को मिले। एक इस लाइन इतने में भी ये सवाल आपका हो सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के मतलब से, कोई बच्चा अगर बेसिक से भी कर रहा है तो उसको समझ में आए, और कोई थोड़ा बच्चा प्रो है या पहले से कर रखा है तो इस वाली अप्रोच को लगा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका,
सवाल है, इफ 70% ऑफ द टोटल आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ लॉस 10%, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ये कह रहा है यदि कुल वस्तुओं में से 70% वस्तुओं को 20% लाभ पर बेची जाती है और शेष वस्तुएं 10% की हानि पर बेची जाती है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये सवाल परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का हम कह सकते हैं। इस सवाल को करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, 70% वस्तुएं हैं और बची कितनी होंगी 30%, तो मैं मान लेता हूँ 100 या 100% हमारी क्या है टोटल, 100% क्या है वस्तु, जिसमें से 70% हमें, ठीक है 70% कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेची जा रही है, 20% के प्रॉफिट पे, मैं कह सकता हूँ इसको 20% के प्रॉफिट पे। इसी तरीके से रिमेनिंग कितनी है आपके, बोले 30% बचेंगे आपको, ये 10% की हानि पे बेची जा रही है। अब कैसे करेंगे इसको, मैं रेशियो भी ले लूँ, यानी कि हम टोटल वस्तुएं कह सकते हैं या 10 कह सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे 7 कितने परसेंट पे बढ़ जाती है, 20% प्रॉफिट पे, तो मैंने प्लस का निशान लगा लिया, प्लस 3 कितने परसेंट के लॉस पे बेची जा रही है, आप बोलोगे 10%, माइनस के 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है 10। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से हम करेंगे 20 सत्ते 140, ये आ जाएगा माइनस का 30 अपॉन 10। इसी तरीके से ये बोला 110 आएगा, तो ये 10 है, उसको टोटल कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, 11% का क्या होगा प्रॉफिट। बताइए 11% का, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। समझ में आया। ऐसे सवाल कभी भी मुझे आप इस वाली अप्रोच से जा सकते हो, और ये अप्रोच आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैंने बोला 70% 20% की प्रॉफिट हो, बची कितने परसेंट, आप बोलोगे 30% बची, 30% 10% की लॉस पे। मैंने बोला 20 को हमने 7%, सॉरी 7 वस्तुओं को 20% की प्रॉफिट बोल दिया, तो प्रॉफिट मैंने प्लस में ऐड किया और लॉस हम माइनस में ऐड करते हैं। ठीक है, तो 7 ओवरऑल निकालना था मैं, क्या क्या कितना प्रॉफिट हुआ, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट कर 20 सत्ते 140 माइनस 10 माइनस लॉस हुआ है 110/10, यानी कि 11% का ओवरऑल उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। समझ में आया आपको ये। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, टिक करके चलेंगे आप लोग, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल पे आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल है फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8,9 एंड 15 एट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12,18,20। 8,9,15 के चौथे समानुपाती और 12,18,20 के चौथे समानुपाती के बीच अनुपात क्या हो। दो तीन चीजें आप यहाँ पे नोट करके चलेंगे, एक तो होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन, या हम बोल सकते हैं हिंदी में मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कभी आपसे पूछा जाए पेपर में, वो पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे रूट ए बी। ठीक है, यही थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपाती, ये होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए, फॉर्मूला याद रखेंगे। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ये होता है आपका बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये तीन को फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट करके चलेंगे। चलिए, पूछा चतुर्थानुपात पूछा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा, तो इसको ए बी सी मान लूंगा मैं, ये रेशियो चाहिए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बी सी क्या है आपका, ये और ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी कितना है 9 × 15 अपॉन 8, हमें रेशियो पूछा दोनों का रेशियो। इसी तरीके से ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, 12 या 18 × 20 और अपॉन ए कितना है आपका 12। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अब यहाँ से हम करेंगे 3 से काटे 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 से 10। ठीक है,
ये आ जाएगा आपका 13। ये आपका कितना होगा, इसको हम कह सकते हैं 15 नम्मा 135 अपॉन 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको और काटे 15 नम्मा 135, 15 दूनी 30, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 9:16 आ जाएगा। ऑप्शन बताइए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब आपके मैंने बोला आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला याद होता तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपसे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे छूटेगा, मिस करो या स्किप करके आओगे। तो ये फॉर्मूले तीनों हो सकता है आज चतुर्थांश बात पूछे, मैंने पूछा आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा है कि बताइए कल को एक क्वेश्चन पूछा था, पूछ ले 9 गुणा या 9 रेशियो या 9,4 का मध्यानुपात बताइए। अगर आपको मध्यानुपाती के बारे में नहीं पता है तो क्या आप क्वेश्चन को स्किप भी करोगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करने के, आपको सीधा क्या करोगे, रूट ए बी 9 × 4 यानी कि हम कह सकते हैं रूट 36, ये आ जाएगा 6 आपका क्या आ जाएगा आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपना नोट करके चलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। आवाज तो आ रही है, चलिए ये सवाल करिए, सिंपल इंटरेस्ट का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सवाल कह रहा है आपका अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक अमाउंट्स ऑफ 944 in a period of 3 years, while it amount of 1136 in a period of 7 years, what is the rate of percentage? एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों में 944 हो जाती है, जबकि 7 वर्षों में यह राशि 1136 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, ऐसे सवाल को करने के लिए एक बेहतरीन मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो 3 साल में कितना हो रहा है आपका, 3 ईयर में कोई धनराशि कितना अमाउंट कितना हो रहा है 944। इसी तरीके से 7 वर्षों में ये कितना हो रहा है 7 ईयर में, अब तुरंत बोलोगे सर ये हो रहा है 1136। अच्छा मैं ये पूछूं, ये 4 साल का गैप में कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर कितने साल का गैप आ रहा है 4 ईयर में, 4 ईयर में कितना है इसको साल ब्याज मिल रहा है, आपको सीधा इसका डिफरेंस लेते हैं, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 4 गया तो 9, और कह सकते हैं हम 10 में 9, यानी कि 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है इसको 192। यही मैं बात करूं 1 साल में कितने मिलेगा 1 ईयर में, आप बोलोगे सर 48 मिलेगा, 1 साल में इसको 48 क्या मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब 3 ईयर में इसको ये अमाउंट है, समझना है सवाल को, 3 ईयर में इसको अमाउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है अमाउंट में, देखो 944 अमाउंट मिल रहा है। अरे एक मिनट है, चलो यहाँ 3 ईयर में कितना अमाउंट मिल रहा है, आप बोलोगे 944, 1 साल में 48 मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा 144, 1 साल में कितना मिलेगा 144। अब यहाँ से मुझे ये अमाउंट है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है, देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अब मैं यहाँ से सिंपल अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल मिलता है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, प्रिंसिपल बराबर हम करेंगे 904 माइनस 144, तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा क्या मेरा प्रिंसिपल। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये मल्टीप्लाई करता और मुझे क्या मिल जाता है अमाउंट मिल जाता है। तो 800 अगर मेरा प्रिंसिपल आ गया तो अब तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए या रेट निकालने के लिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल टाइम और इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 1 साल की, आप बोलोगे सर 48, प्रिंसिपल 800 है मेरा, टाइम मुझे कितने का 1 साल का है
रेट मुझे निकालनी है, अपॉन 100 करना है। 0 से 0 और 8 से ये कितना आएगा 6% ऑफ। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी 6%, जो कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आपको टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक सारी चीज़ें अच्छे से, अगर कल को यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आ गई तो आप क्या करोगे, किस तरीके से अप्रोच करोगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लिया है। कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे या फॉरवर्ड या करके देख सकते हैं, बैकवर्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये सब ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल तो बहुत अच्छा सा पूछा जाता है। सवाल है 33 गुआवा ट्रीज, 55 बनाना ट्रीज, 88 mantra trees must have planted in the row each of the contain in the equal number of tree। अगर जहाँ देखो इक्वल नंबर ऑफ द ट्री, तो आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं इसकी एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ द ओनली वन टाइप फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच ट्री कैन बी प्लांटेड। ये कह रहा है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 मंटा के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में केवल एक ही प्रकार का पेड़ समान संख्या में हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये इसने एक लाइन बोली है कि केवल एक ही प्रकार का, तो ये इससे सवाल में हम सबसे पहले ये एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ, सवाल डायरेक्ट हम करेंगे, एचसीएफ ऑफ 33, 55 और कितना आ जाएगा 88। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ निकालने जाओ तो एचसीएफ निकल के आता है आपका 11। हमें टोटल रोज या मिनिमम रोज निकालनी है, तो 33 अपॉन 11 प्लस 55 अपॉन 11, मिनिमम रो निकल के आएंगे आपकी। या हम लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। 11 3 33, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, कितनी आ जाएंगी पंक्तियों की संख्या आपकी 16। 16 कहाँ है, दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, और ऐसा कभी भी सवाल देखने को मिले तो तुरंत आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद जो आपके पास केले के जो भी पेड़ हैं उनको आपको डिवाइड कर देना है एचसीएफ से, आपका नंबर ऑफ, आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हाँ दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं एक्सपेक्टेड। चलिए एक सवाल थोड़ा सा अच्छा लिया है मैंने। ये सवाल है नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन ये सवाल भर भर के पूछे गए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी टैब आपसे मिस हो, तो जो आपका अपने पेपर में स्किप भी करें एक भी क्वेश्चन। इफ द 9 डिजिट नंबर ऑफ 5 by 97405x2 is divisible by 72, find the value of x minus 2 by for the greatest value of x। सवाल थोड़ा सा अच्छा है, कोई आना। ये तो 9 अंकों की संख्या, एक तो 5 बाई है। ठीक है, ये दी है 5 by 97405x2 72 से विभाजित है, तो x के अधिकतम मान के लिए x माइनस 2y का मान क्या होगा। ठीक है, कोई भी संख्या है 5x 97, ठीक है 40 या 405x2, ये कितने से डिवाइड है आपस, आप बोलो 72। 72 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 9 into 8। ठीक है, 9 into 8 लिख सकते हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी आपको याद, अगर आपको डिविजिबिलिटी भी नहीं आती तो समझ लो दिक्कत का विषय है, लेकिन डिविजिबिलिटी की भी मैं आपको क्लास जल्दी कराने वाला हूँ। तो 8 का मतलब क्या है कि हमें x की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई बताएगा बच्चा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, समझना, पहले तो 0 से रखेंगे तो आज बिल्कुल नहीं, 8 के 3, एक एक तो ये हो सकता है, 2 2 रखूंगा मैं, 8 चौबा नहीं होगा, 3 रखूंगा, 8 छक्के 48, और फिर बचेगा मेरा पास 5 नहीं घटा, 4 रख सकता हूँ बिल्कुल, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 लिख सकता हूँ मैं। फिर कितना बचेगा, 6 भाषण नहीं है, 5,
ये वैल्यू को सोचने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं यहाँ से कि हम इसको, इतना हमें पता है कि सवाल अच्छा यहाँ पे भाई है ना। अच्छा 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, या हम यहाँ पे रख सकते हैं। पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि 5, 9 5 14, 14 7 21, 21 और 4 25, 25 5 30, 30 2 32। लेकिन एक्स की वैल्यू हम पहले यहीं से फाइंड कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। तो एक्स की हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए और आंसर भी इनमें ही से चाहिए। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रखी तो 8 7 8 8 56 और नहीं सॉरी 8 6 48, कितना बचा 7। एक्स की वैल्यू एक तो 5 यहाँ एक आ रही है, एक 5 आ रही है। अगर मैं 5 रख के बात करूँ तो 8 9 72 बिल्कुल हो जाएगा। 5 तो 5 5 10 2 12। 9 की डिविजिबिलिटी के क्या होगा, सम ऑफ डिजिट नाम से कटना चाहिए। तो 5 5 10 2 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 और 9 32, 32 5 37, 37 प्लस वाई इक्वल टू 9। 7 और 3 10, इसका सम ऑफ डिजिट 1, तो मैं बाई की जगह क्या रख सकता हूँ, 9 रख सकता हूँ, तभी नहीं 8, तभी तो 9 से कटेगा। अगर मैं 8 यहाँ से बाई की जगह रखूंगा तो एक्स की वैल्यू तो मेरी 5 आ रही है, लेकिन ये सवाल तो नहीं बनेगा। इसमें एक दो अप्रोच और लगाते हैं हम लोग, एक से बात नहीं बनी। क्या 4x की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, देखते हैं। चलिए आप देखिए पहले इस सवाल को, फिर मैं कराता हूँ आपको। अगर मैं इस संख्या को लूँ, यानी कि 5x, तो हमें 8 से काटनी है, तो इसकी एक वैल्यू तो हमने 1 निकाली थी, एक 5 निकाली थी और एक 9 निकाली थी 8 से काटने पर, ठीक है। अगर यहाँ से कोई भी नंबर रखेंगे तो फिर हमारी बाई की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, बाई की वैल्यू फिर मेरी आ जाएगी यहाँ से ये तो एक्स की वैल्यू, और मैक्सिमम मान हमने यहाँ पे 9 ही रखा, समझो मैक्सिमम 9 मान के चल रहा हूँ मैं। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 27, 9 से कटेगा 9 5 4, ठीक है। तो बाई की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी 4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 9 और बाई की 4, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो 9, बाई की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी 8 कितना आ जाएगा, एक इज द। ये सवाल बहुत अच्छा था, दोबारा आप नोट करेंगे। मैंने क्या बोला, 5x, 8 की डिविजिबिलिटी क्या आती है, लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से कटनी चाहिए, तो मैंने बोला 5x टू हमें 8 से चाहिए, तो मैंने ये वैल्यू ये सोची थी, अब सोच के निकाली है। एक 5 पे ना 6 निकाल ली थी, ना 7 ना 8, तो मैंने 9 को यहाँ पे मैक्सिमम मान रखा एक्स का। ये बोला भी था एक्स के अधिकतम मान के लिए, तो मैंने 9 को मान के चला, तो 9 को मान के चलने के बाद एक्स बाई कितना आ गया आपका, 4 आ गया। क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि ऑप्शन में कोई भी, अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पे तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑप्शन में भी तो हमें जाना है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, एक। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। A man increased its speed of 11 upon 60, 11 on 6 time of the his original speed. By doing this, the reach of the his of is 20 minutes before the usual time. Find the time of usual takes. ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी गति को अपनी मूल गति से 11/6 गुना बढ़ा देता है। ऐसा करने पर वह अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसे सामान्यतः लगने वाला समय ज्ञात करिए। कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए, ये कह रहा है मूल गति यानी कि स्पीड 11/6 से आ रहा है, तो कितना टाइम पहले पहुंच रहा है, 20 मिनट, और यहाँ कितने मिनट पहले पहुंच रहा है। अगर ये इसकी ओरिजिनल स्पीड 6 थी, ये ओरिजिनल स्पीड है इसकी, ठीक है, और ये
तो कितने मिनट का हमारा 5, लेकिन 5 की वजह वो कितने मिनट पे पहले पहुंचा, 4, 20, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए 4, चाहिए किसकी 11, ये ओरिजिनल है, ये उसकी पहुंचने के बाद तो कितने आ जाए 11 चौके 44, तो कितने मिनट कितना समय लेगा वो 44, सामान्यतः समय कितना है 44 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे ही देखते ही हो जाएंगे, तो कुछ पे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। टाइम एंड वर्क का ये सवाल है, A and B can do the piece of work in 36 days and 48 days respectively. They work together for 12 days. C complete the remaining work alone in 10 days. In how many days will A and C together complete 62.5% of the original work? ये कह रहा है A और B को एक काम को क्रमशः 36 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 12 दिन साथ मिलकर काम किया उन्होंने। ठीक है, सी ने शेष काम 10 दिनों में पूरा किया और ए और सी मूल काम का 62.5% कितने समय में करेंगे। ठीक है, चलिए ये कह रहा है तीन बंदे हैं, एक तो ए है और एक आपका बी है। ठीक है, ये दोनों कितने दिन ले रहे हैं, एक तो 36 दिन ले रहा है और ये 48 दिन ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तो पहले हमें इसका टोटल वर्क तो फाइंड करना। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो दो संख्या दी जाती है उनसे कोई कटने वाला एक नंबर है, हम बोलते हैं 72 ले लेते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 36 दिया, 36 दूनी बात नहीं, सॉरी 96 आया नहीं, एक मिनट रुक जाओ, गलत सॉरी, इसका आएगा एल्सियम 144, 144 आएगा। ये आ जाएगा अपन टोटल वर्क, TW लिख दे रहा हूँ मैं इसको। तो 36 चौके 144 और 48 थी 144, ये इसकी क्या आएंगे एफिशिएंसी आएंगी दोनों की। ये कह रहा है उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, एक दिन में ये कितना करेंगे 7 काम करेंगे मिले, तो 12 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में ये कर रहे हैं 7 काम, तो 12 दिन में कर देंगे 84 वर्क। ठीक है, 84 कर देंगे, 144 टोटल वर्क है। सी ने से इस काम को 10 दिन में किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 84 यहाँ से कम कर देंगे हम काम, तो रिमेनिंग वर्क RW कितना बचेगा आपका 0, 14 में 6 8 60। ए सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। अब ये कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम का 62.5%, अब 144 का 62.5% निकला, कोई बात नहीं है, आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन नहीं, इसको यहाँ एक 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 1 जीरो एक्स्ट्रा, और ए और सी कितनी एफिशिएंसी है 6 और 10 काटी, 25 चौके 100 जीरो, 25 का वर्ग ये होता ही है 5 से 8, 5 से 5, 5 से 2, 8 दूनी 16, 16 नमा 144, तो टोटल कितने दिन लगे उसको 9 डेज। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब आपको ये कार्ड अपीट तो भाई करनी है, कोई बात नहीं, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको पूरी तरीके से कि आप क्लास को क्या करें, क्लास को क्या कि आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के गया तो आप कंफ्यूज ना है। ट्रिक क्या इस सवाल में क्या ट्रिक लगानी है आप बताइए। अगर कोई चीज़ प्रोसेस को फॉलो कर रही है तो उसी के तरीके जाएंगे तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पता चले ट्रिक याद करने के चक्कर में पेपर निकल गया और ट्रिक याद आई पेपर निकलने के बाद, दिक्कत का विषय ये। चलिए ये सवाल सर्किल का है, टू सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, एट PAB, ट्रायंगल PAB, ठीक है, ये ट्रायंगल होगा, इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल, कोई बात नहीं, एंड A and B are the respective points the contact and triangle PAB बराबर 55 डिग्री द मेजर ऑफ ABP। ये कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, AB दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। A और B क्रमशः स्पर्श बिंदु है और ट्रायंगल PAB 55 है और ABP आपको निकालना है। ये कह रहा है दो वृत्त बनाने हैं सबसे पहले, ठीक है,
ठीक है। एक्सटर्नलिटी क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, पी ए बी, ए और बी एक स्पर्श बंधु है, ये ए और ये बी क्या बनना, क्या बनेगा पी। अगर ये स्पर्श रेखा बंद कर रहे तो ये तो 90 का होगा ही होगा, इस पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा पी ए बी 55 है, पी ए बी और 55 है, आपको पता है ट्रायंगल का सम कितना होता है, तो तीनों एंगल्स का आपका 180 होता है, ये 55 है, तो फिर ये इसको भी तो 90 बनाना, तो ये कितना बचेगा आपका 35 डिग्री। कहाँ है कहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक आपको नॉर्मल से थ्योरम याद रखनी थी, ठीक है। बाकी इस सवाल में मोस्ट ऑफ वही आता है आपका, पिक्चर बनी आती है, शायद बन नहीं पाई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। ये सवाल करिए, ये सवाल है व्हेन द नंबर ऑफ नंबर्स 8651 8001 8000 sorry 8018 and 7807 are divided by greatest number of x, the leave the same remainder in the each case। सेम रिमाइंडर का मतलब समझ रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं बता दूं, जब संख्याएं 8651 8,18 और 7,807 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है, तो x का मान ज्ञात करिए। कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछे तो x से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान के, तो हमेशा आपको क्या निकालना, इसका आंसर होगा HCF, ठीक है। क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने का भी मैं तरीका बता दूंगा आपको। HCF पता है कैसे निकालना आपको, अगर आपको HCF नहीं निकालना आता है कोई बात नहीं, देखो ये सवाल HCF कैसे निकालना है आपको, 3 नंबर थे 8651 8081 7807। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन तीनों में कोई भी एक ऐसा नंबर निकल के आएगा वो सारी संख्याओं को डिवाइड कर रहा होगा। पहले हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, इस तरीके से करोगे तो आपको आएगा 8 में 7 1 1, यानी कि 211 इनका डिफरेंस आ गया, ठीक है। और इनका निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3, ठीक है, और 4 में से गया 3 और 633, यानी 633 ही आएगा। लेकिन इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही आ रहा है ना 211, तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी इधर। अब बोलोगा सर 633 क्यों नहीं, 633 से ये वाली संख्या नहीं कटेगी, या ये नहीं कटेगी, कोई एक ऐसा नंबर होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर ये डिफरेंस निकल कर, अगर यहाँ पे 211 भी नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, ये 211 से ये भी चेक करना होता है हमें कि इनसे सारी संख्या कटनी, हाँ मैं कहता हूँ बिल्कुल कटेंगी ये नंबर, इसके बाद कोई और इसका छोटा फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि यही प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल तो बहुत है, टेंशन मत लीजिए, सॉरी। हाँ ये हो गया, चलिए। A dishonest dealer sells an article or 10% loss on the cost price, but uses a weight of 40 gram instead of 50 gram. What is the her is percentage of profit? ये कह रहा है एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को लागत मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 50 ग्राम की बजाय 40 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं इसको सीपी और एसपी के कॉन्सेप्ट से आपको ये सवाल कराऊंगा। इस सवाल को कैसे करेंगे, एक तरफ आपने लिया सीपी और एक तरफ एसपी, तभी आप प्रॉफिट और लॉस आसानी से क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। ये कह रहा है किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, 10% का मतलब ही कितना होता है, आप बोलोगे 1/10, हानि बोल रहे, यानी कोई चीज 10 में लेके आ रहा है तो कितने में बेच रहा है, आप बोलोगे एक कम में, यानी कि 9 में। लेकिन वो प्रॉफिट तब भी, अब
उसने पहले कह दी बेईमान व्यापारी, बेईमान दुकानदार अगर बेईमान कह ही दिया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेगा, एनी हाउ आपका बांट में गड़बड़ कर देगा। या हो सकता है आपने दो तरह की दाल ली, उसमें एक 100 किलोग्राम की, एक 100 रुपए किलो की है और एक 80 रुपए किलो की, लेकिन आपसे वो कह रहा है मैं तुम्हें 90 की दे दूंगा, लेकिन उसमें भी फायदा कैसे कमाएगा कि 80 रुपए किलो वाली दाल को ज्यादा डाल देगा उसमें और 100 रुपए किलो वाली को कम डाल देगा, तब भी वो प्रॉफिट ले जाता है। ठीक, और कोई भी दुकानदार लॉस में काम नहीं करता, ये और बता दो तुम्हें। तो 50 ग्राम की है, 40 ग्राम का वजन क्यों कर रहा है? तो मैं कह रहा हूँ पैसे तो आपके कितने वो ले रहा है, सॉरी एक मिनट, पैसे ले रहा है आपसे 50 ग्राम के, लेकिन आपको दे कितना रहा तौल के 40 ग्राम। यहाँ से हम इसका रेशियो ले सकते हैं, जीरो, हाँ, जीरो से जीरो। ठीक है, ये 50 आ गया, 9 × 54, नहीं 9 × 36 है, सॉरी, गलती तो नहीं कर रहे हम लोग। 50 और 36, नहीं नहीं, एक मिनट, अगर हमने ये 10 का लेकर 9 में बेच रहा है, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट तो तभी होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये 40 ग्राम तो आपसे ले रहा है, 50 ग्राम दे रहा है, ये कितना आ जाएगा, जीरो, पन्ने 45 और ये 40 आ जाएगा आपका। 5 से कितना जाएगा, 8, रेशियो 9। तो कोई भी चीज़ 8 की लाके 9 में बेच रहा है, तो 1/8 प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 100 पे, कितना आ जाएगा, 12.5% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इधर है। ठीक है, समझ में आया कि 10 के लिए 10% ही आनी पे बेच रहा है, चलो कोई बात नहीं, 10 का सामान उससे 9 में दे रहा है आपको, लेकिन वो 40 ग्राम तोल रहा है, 50 के पैसे ले रहा है आपसे। ठीक है, तो रेशियो निकाला 8:9, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलो 1 का, कितने पर हो रहा है, 8 पे, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज में पूछे आपसे आंसर। ठीक, चलिए ये सवाल बाद में करेंगे, इसको छोड़ते हैं पहले, ये सवाल करते हैं। सवाल है, इफ y बराबर 3 फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स y प्लस 5 माइनस 6y प्लस 6 एंड 4। तुम्हें पता है ये सवाल मैंने जानबूझ के क्यों लिया, अभी मैंने आपको मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल पढ़ाए थे, और आपको y की जगह 3 रखना है, और आपको सीधा इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको क्या निकालना है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, BC/E। ठीक है, ये सवाल आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सवाल मैंने इसलिए जानबूझ के लिया था, अच्छा सवाल है ये। और बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से सवाल अच्छे खूब भर भर के पूछे आ रहे हैं। द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड आर डिक्रीज बाई 15% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, while its height of increase by 60% each। एक घनाकार वस्तु के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई 15% और 25% घटा दी जाए, जबकि उसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए। ठीक, कीवर्ड का वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, आपको सभी को पता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, ठीक है, L/B/H। ठीक है, L/B/H। कलम दूसरी ले लेते हैं हम लोग। अब हम इसको कैसे करेंगे, रेशियो मेथड से कर लें, अब बोलोगे बिल्कुल। यानी कि कह रहा है 15% उसकी एल, 15% कम कर रहा है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि पहली लेंथ 20 थी, अब कितनी होगी उसकी, ये एल है, पहले 20 थी, अब 3 कम होगी तो कितना बचा आपका 17, रेशियो निकालना मैं डायरेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से 25% घटा दे रहे हैं उसकी ब्रेथ को, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 थी अब कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसी तरीके से ऊंचाई में 60% बढ़ा रहा है, 60% का मतलब होता है 3/5,
यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी होगी 8। यहाँ से सीधा रेशियो लेंगे हम इनका, 4 से 2, 2 से 10, 10 पंजे 50, 17 थी 51। कोई चीज पहले 50 थी, अब 51 होगी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी आप इससे कैलकुलेट करोगे। इससे अच्छा तो ये है कि इसको 100 बना लो, इधर 2 इधर 2, सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 100 रेशियो 102। पहले 100 थी, अब 2, 102 कितना बढ़ गया, 2% के उसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन भी देख के लगाना है, पता चलेगा 2% डिक्रीज वाला नहीं लगाना है, 2% प्रॉप इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो मैंने आपको आज कराए 15 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो आपके पेपर में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिले। क्लास को गौर डेली देखिएगा, मैं डेली आपको एक क्लास दूंगा जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है, ठीक है। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर एंड जो भी करना है, लाइक वॉच जो भी करना है, ठीक है, कर लिए। आपको जैसी वीडियो पसंद आती है, आपको कल भी रेगुलर आपको ये क्लास मिलेगी। और बाकी क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, जो कोई वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए। और जिन बच्चों का आगे पेपर है उनका हो गया है, तो अपना देख के अपने फिजिकल की तैयारी पे लग जाएं। और जिनका आने वाली सिम्टम है वो अभी थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दें। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।